कभी ये सवाल मन में आया है कि क्यों कोई इंसान हर चीज में सफल होता दिखता है, मानो किस्मत उस पर मेहरबान हो, और कोई दूसरा दिन रात मेहनत करके भी वहीं का वहीं रह जाता है। या फिर ये कैसे होता है कि कोई इंसान एक ऐसी बीमारी से ठीक हो जाता है जिसे विज्ञान ने लगभग लाइलाज मान लिया हो। आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो लेख और सारांश हैं वे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित हैं। और यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक तरह से ये हमारे अंदर छिपे एक अलादीन के चिराग का मैनुअल है। एक ऐसा चिराग जिसे इस्तेमाल करना हम शायद भूल चुके हैं। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि हमारे जीवन की कमान बाहरी हालातों में नहीं, बल्कि हमारे ही मन के उस 95% हिस्से में है जो पर्दे के पीछे से काम करता है, हमारा अवचेतन मन। चलिए इस अंदरूनी खजाने को खोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। दिमागी तौर पर हम सब जानते हैं कि हमारे मन के दो हिस्से हैं, पर शायद ये नहीं जानते कि वो काम कैसे करते हैं। लेखों में इसे एक जहाज के उदाहरण से समझाया गया है। बिल्कुल, और ये उदाहरण इस जटिल विषय को समझने का शायद सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए, आपका मन एक बहुत बड़ा जहाज है। अब इस जहाज का जो कप्तान है वो है आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। अच्छा। ये हमारी दिमागी शक्ति का बस कह लीजिए 5 से 10% हिस्सा है। ये तर्क करता है, विश्लेषण करता है, फैसले लेता है और आदेश देता है। मतलब ये पांचों इंद्रियों से जानकारी लेता है और तय करता है कि जहाज को किस दिशा में जाना है। और अगर कप्तान चेतन मन है तो इसका मतलब अवचेतन मन वो पूरा का पूरा जहाज और उसका विशालकाय इंजन रूम हुआ, जिसमें हजारों क्रू मेंबर्स हैं जो बस चुपचाप आदेश का पालन करते हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। चाहे कप्तान जहाज को तूफान में ले जाने का ही आदेश क्यों ना दे दे। बिल्कुल, यही इस शक्ति का सबसे बड़ा खतरा भी है और सबसे बड़ा अवसर भी। वो 90-95% हिस्सा यानी अवचेतन मन वो जहाज का इंजन और क्रू है। इसकी अपनी कोई तर्क शक्ति नहीं है। ये सही और गलत, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकता। अगर मैं लगातार ये सोचूं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मेरा चेतन मन या आदेश मेरे अवचेतन मन को दे रहा है और वो उसे सच साबित करने में जुट जाएगा। बिल्कुल, यही होता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये अवचेतन मन कभी सोता नहीं, ये 24/7 काम करता है। यही हमारी सांस को चलाता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, पाचन क्रिया को संभालता है, शरीर की वो सारी क्रियाएं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। हाँ, और ये हमारी आदतों, हमारी भावनाओं और हमारे गहरे विश्वासों का भंडार है। लेखों में चेतन मन को एक बहुत अच्छी उपाधि दी गई है, द्वार पर पहरेदार। हाँ, कि इसका काम है गलत और नकारात्मक विचारों को फिल्टर करना, ताकि वो अवचेतन मन के दरवाजे तक न पहुंच पाए। लेकिन हम अक्सर इस पहरेदार को झपकी लेने देते हैं, है ना? बिल्कुल, जब हम डर, चिंता या गुस्से में होते हैं तो हम उस पहरेदार को एक तरह से हटा देते हैं और नकारात्मक सुझावों के लिए दरवाजा चौड़ा खोल देते हैं। और एक बार कोई विचार अवचेतन मन तक पहुंच गया तो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प तुलना की गई है जो इस बात को और भी साफ कर देती है। कहा गया है कि आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है, एक बगीचे की तरह। ये एक बेहतरीन उपमा है क्योंकि ये हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। सोचिए, एक किसान के पास जमीन है। उस जमीन को, उस मिट्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान उसमें गेहूं के बीज बो रहा है या फिर धतूरे जैसे जहरीले पौधे के। मिट्टी का स्वभाव है उगाना। अब जो भी बीज उसमें डालेंगे वो उसे उगा देगी। ये तो सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब है कि हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, वो बातें जो हम खुद से दिन भर कहते हैं, वो सब बीज हैं। और अगर कोई लगातार सोचता है मेरी तो किस्मत ही खराब है या मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, तो वो असल में अपनी जिंदगी के बगीचे में जहरीले पौधे उगा रहा है। एकदम सही। और ये फसल रातों रात नहीं उगती। हर दिन एक ही तरह का नकारात्मक बीज बोने से धीरे धीरे वो जड़ पकड़ लेता है। अवचेतन मन हर बात को अक्षरशः सच मान लेता है। वो मजाक या व्यंग्य ये सब नहीं समझता। वो बस उन आदेशों का पालन करता है जो उसे चेतन मन से मिलते हैं, खासकर तब जब उन आदेशों में गहरी भावनाएं जुड़ी हों। इसी से मुझे हेनरी फोर्ड की वो मशहूर बात याद आती है कि चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या सोचें कि आप नहीं कर सकते हैं, दोनों ही सूरतों में आप सही हैं। का सबसे बड़ा नियम ही आस्था का नियम है। आप जिस बात पर दिल से यकीन कर लेते हैं, आपका अवचेतन मन उसे सच करने में लग जाता है। अगर ये शक्ति इतनी बड़ी है तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो सकता है? लेखों में कुछ हैरान करने वाले उदाहरण हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक उपचार की।
मेंटल हीलिंग, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर कोई सालों से किसी बीमारी से जूझ रहा है तो क्या सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से वो ठीक हो सकता है? ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है। यहाँ बड़ा आइडिया ये नहीं है कि मन शरीर को ठीक कर सकता है, बल्कि ये है कि हमारा शरीर लगातार मन के ब्लूप्रिंट पर खुद को बना रहा है। तो बीमारी एक तरह से एक बिगड़े हुए ब्लूप्रिंट का नतीजा है। हम सिर्फ इलाज नहीं कर रहे, हम बस उस मूल स्वस्थ ब्लूप्रिंट को फिर से बहाल कर रहे हैं। मतलब शरीर की अपनी ही इंटेलिजेंस को जगाने जैसा हुआ। बिल्कुल। जिस शक्ति ने आपकी आंखें, आपका दिल, आपके हाथ बनाए हैं, क्या वो शक्ति अपने बनाए हुए हिस्से को ठीक नहीं कर सकती? डॉक्टर मर्फी ने अपनी किताब में खुद एक घातक बीमारी सार्कोमा को अपनी प्रार्थना और विश्वास की शक्ति से ठीक करने का दावा किया है। अच्छा। विचार यह है कि हर बीमारी के पीछे एक मानसिक पैटर्न होता है, डर का, गुस्से का या किसी गहरे अपराध बोध का। अगर आप उस मानसिक पैटर्न को बदल दें तो शरीर पर उसका असर भी बदल जाता है। जैसा कहते हैं ना, डॉक्टर पट्टी करता है पर ठीक ईश्वर करता है। यहाँ ईश्वर से मतलब आपके भीतर की वही अवचेतन उपचारक शक्ति है, जिसे अदृश्य हीलर भी कहा गया है। ये एक क्रांतिकारी सोच है। और सफलता के बारे में क्या? लिखों में इसे सफलता का चुंबक कहा गया है। ये कैसे काम करता है? क्या ये किसी तरह का जादू है? ये जादू जैसा लगता है, पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। जब कोई इंसान पूरे विश्वास और गहरी भावना के साथ अपनी सफलता की कल्पना करता है, जैसे कि वो उसे पा चुका है, तो दो चीजें होती हैं। पहली, उसका अवचेतन मन उन आदतों और व्यवहारों को पैदा करना शुरू कर देता है जो सफलता के लिए जरूरी हैं। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो ज्यादा मेहनत करता है, वो सही फैसले लेता है। और दूसरी चीज? दूसरी चीज थोड़ी रहस्यमयी लगती है। उसका अवचेतन मन उन रास्तों, अवसरों और लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देता है जो उस कल्पना को हकीकत में बदलने में मदद करें। इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आपका दिमाग उन अवसरों को पहचानने लगता है जो पहले भी मौजूद थे, पर आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे। इसी से जुड़ा एक गायिका का उदाहरण भी तो है जो स्टेज पर जाने से बहुत डरती थी। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पुराने प्रोग्राम को बदला जा सकता है। उस गायिका ने प्रतियोगिता से पहले दिन में 3-4 बार एक शांत कमरे में बैठकर खुद को सकारात्मक सुझाव दिए। वो बार बार दोहराती रही, मैं शांति से और पूरे आत्मविश्वास के साथ गाती हूँ, दर्शक मुझे पसंद करते हैं और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रही हूँ। और उसने इसे सिर्फ कहा नहीं, बल्कि उस सफलता की खुशी और शांति को महसूस भी किया। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि जब वो स्टेज पर गई तो उसका डर गायब था। उसने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि उसे प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला। उसने अपने अवचेतन मन में बैठे डर के बीज को निकालकर विश्वास का नया बीज बो दिया था। ये मिट्टी और बीज वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। इसका मतलब है कि हम अनजाने में ही अपनी जिंदगी में खरपतवार उगा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस बगीचे का माली कैसे बना जाए? हम जानबूझकर सही बीज कैसे बो सकते हैं? अंधेरे से लड़ने की बजाय रोशनी कैसे जलाई जाए? आपका सवाल ही जवाब की ओर पहला कदम है। अंधेरे से लड़ा नहीं जाता, सिर्फ रोशनी जलाई जाती है। नकारात्मक विचारों से लड़ने की कोशिश करेंगे तो वो और मजबूत होंगे। हमें बस सकारात्मक विचारों के बीज बोने पर ध्यान देना है। इसके लिए लेखों में कुछ बहुत ही कारगर तकनीकों का जिक्र है। सबसे महत्वपूर्ण है सोने से पहले का जादुई समय। सोने से पहले? ज्यादातर लोग तो उस समय दिन भर की चिंताओं और अगले दिन की योजनाओं के बारे में सोचते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। जब हम नींद और जागने के बीच की अवस्था में होते हैं, जिसे अल्फा स्टेट भी कहते हैं, उस समय हमारा तार्किक चेतन मन लगभग शांत हो जाता है। वो पहरेदार सो रहा होता है। अच्छा। ऐसे में अवचेतन मन के दरवाजे पूरी तरह से खुले होते हैं। उस समय आप जो भी विचार, जो भी भावना अपने मन में रखते हैं, वो सीधे आपके अवचेतन मन में छप जाती है। तो उस समय चिंताओं को दोहराने के बजाय अपनी इच्छाओं की पुष्टि करनी चाहिए, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ। और एक और तकनीक है विजुअलाइजेशन या मानसिक चित्रण। मैंने सुना है कि बड़े बड़े एथलीट्स इसका इस्तेमाल करते हैं। पर सिर्फ कल्पना करने से असलियत कैसे बदल सकती है? ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरा है। पॉजिटिव थिंकिंग में आप सिर्फ कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन विजुअलाइजेशन में आप उस नतीजे को जीते हैं, उसे महसूस करते हैं। जब आप अपनी सफलता को भावनाओं के साथ विजुअलाइज करते हैं, उस जीत की खुशी, उस उपलब्धि का गर्व, तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है।
मतलब दिमाग एक सजीव कल्पना और असली अनुभव में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता? बिल्कुल नहीं। उसके लिए वो घटना पहले ही घट चुकी होती है। तो जब असल में वो मौका आता है तो आपका दिमाग और शरीर उसके लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। डर की जगह आत्मविश्वास ले लेता है, क्योंकि आपका मन कहता है, अरे ये तो मैं पहले भी कर चुका हूं। लेखों में एक वैज्ञानिक प्रार्थना का भी जिक्र है। ये शब्द सुनने में थोड़ा अलग लगता है। क्या इसका किसी धर्म से कोई लेना देना है? इसका किसी विशेष धर्म या रीति रिवाज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ प्रार्थना का मतलब है पूरा विश्वास। ये एक मानसिक क्रिया है जिसका नतीजा निश्चित है, इसलिए इसे वैज्ञानिक कहा गया है। इसके 3 सरल कदम बताए गए हैं। पहला, मांगो, यानी स्पष्ट रूप से जानो कि तुम क्या चाहते हो। दूसरा, विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल चुका है। और तीसरा, तुम उसे प्राप्त करोगे। ये दूसरा कदम सबसे मुश्किल लगता है। विश्वास करो कि मिल चुका है। जब कोई चीज हमारे पास नहीं है तो हम ये कैसे मान ले कि वो है? यही इस पूरी प्रक्रिया की कुंजी है। जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश भेजते हैं कि आपके पास वो चीज नहीं है। आप अभाव की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। लेकिन जब आप उस इच्छा के पूरे होने पर मिलने वाली खुशी और शांति को अभी महसूस करते हैं तो आप पा लेने की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। आप अपने अवचेतन को ये यकीन दिला देते हैं कि इच्छा पूरी हो चुकी है, और फिर क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के तहत आपका अवचेतन मन उस बाहरी हकीकत को बना देता है जो आपकी अंदरूनी हकीकत से मेल खाती हो। क्या कोई और रोजमर्रा की आदत है जिसे हम अपना सकते हैं? हाँ, और शायद ये सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली है, शुक्रगुजार होना, ग्रैटिट्यूड। हर दिन उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करना जो आपके पास पहले से हैं। आभार व्यक्त करना वो फ्रीक्वेंसी है, वो मानसिक अवस्था है जो आपके जीवन में और अधिक अच्छी चीज़ें आकर्षित करती है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आप शिकायत नहीं कर सकते, और जब आप शिकायत नहीं करते तो आप नकारात्मक बीज नहीं बोते। तो इन सभी बातों का सार क्या निकलता है? अगर हम सब कुछ समेटें तो ऐसा लगता है कि हमारी बाहरी दुनिया, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारी आर्थिक स्थिति, सब कुछ हमारे अंदर की सोच का ही एक आईना है। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, जैसा भीतर वैसा बाहर। बिल्कुल, शक्ति पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, बस हमें उसका सही इस्तेमाल सीखना है। हमें इस शक्ति को कहीं से लाना नहीं है, बस इसे पहचानना है और सही दिशा देनी है। हम अपनी आत्मा के कप्तान और अपनी तकदीर के मालिक हैं। चुनाव हमेशा हमारे हाथ में है। खुशी, स्वास्थ्य और सफलता, ये सब बस एक विचार की दूरी पर है। अपने विचारों को बदलो और आपकी तकदीर बदल जाएगी। इन लेखों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य, ध्यान और सफलता पाने पर बहुत जोर दिया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सफलता के 3 कदमों में से एक ये भी बताया गया है कि ऐसा काम चुनें जिससे सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि मानवता का भी भला हो। तो एक विचार जो मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी वो ये है कि क्या इस असीम आंतरिक शक्ति का सबसे बड़ा उपयोग सिर्फ अपनी दुनिया बदलने के लिए है, या इसका इस्तेमाल दूसरों के जीवन में भी कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया जा सकता है? जब हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो क्या ब्रह्मांड उसी शक्ति को कई गुना बढ़ाकर हम तक वापस नहीं लौटाता?